Hello everyone, welcome to the digital platform of Livesmith offered by चाणक्य क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वह चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ये क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 2 होगा। इसके पहले हम लोगों ने पावर शेयरिंग को पढ़ा था। पावर शेयरिंग में हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ा था। उस पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से पावर शेयर होते हैं। उनमें एक फैक्टर था पावर शेयरिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर शेयर किया जाता है तो इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, इसके डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को। दो प्रकार के जनरली गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये हम लोग इस कंटेंट के अंतर्गत समझने वाले हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स को, यानी कौन कौन सी खूबियां एक फेडरल गवर्नमेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। इसके अंतर्गत कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ये हम लोग इस कंटेंट के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी भारत को वो कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो फेडरल कंट्री बनाते हैं। फिर हम समझेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। और लास्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी शेयरिंग पावर टू लोकल गवर्नमेंट। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था और इस पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने जाना था कि किसी भी देश में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, विवादों को कम करने के लिए पावर को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम प्रॉपर ढंग से पावर शेयर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग या 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब ये कौन कौन से पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हम लोग पढ़े थे। पावर इज शेयर्ड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयर किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फिर हमने देखा था पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर सरकार के अलग अलग लेवल्स में शेयर किया जाता है। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इस चैप्टर में इसी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। इस तरह के पावर शेयरिंग के फॉर्म को ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। इसके अलावा हमने पावर शेयरिंग में समझा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर अगला यहां जो कंसेप्ट दिया गया है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको 4थे चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कैसे पावर शेयर होते हैं ये सभी हम जानेंगे। यानी चैप्टर 1 से ही बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो पूरी तरह से लिंक हैं। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ भी सिखाया गया है उसका अगला स्टेप आपको 2nd चैप्टर में समझना है। तो हमने देखा इन वर्टिकल पावर शेयरिंग वी इंक्लूड द पावर शेयरिंग अमॉन्ग यूनियंस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी इस पावर शेयरिंग में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर करती है। सबसे ऊपर का जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो हायर लेवल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है, या इसे
आप यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए या यूनियन गवर्नमेंट कहिए, ये पूरे देश के लिए होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की सरकारें होती हैं वो स्टेट लेवल पर होती हैं, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, तो अलग अलग सरकारें यहां पर रन करती हैं। ठीक वैसे ही हो सकता है कि किसी देश में तीसरे लेवल की भी सरकारें हों। हालांकि फेडरलिज्म के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि 3 लेवल या 4 लेवल की सरकारें हों, कम से कम 2 लेवल की सरकार अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसे फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग is called federal division of power and this process is known as federalism। इस प्रक्रिया को हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। आखिर क्या वजह है, क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का? हम लोग पावर को क्यों शेयर करते हैं, क्यों डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर शेयर किया जाता है? इसका पहला कारण, इट इज अ कन्वीनियंट मेथड टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम पावर शेयर करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्प्यूट कम से कम आएगा, विवाद कम से कम होगी, सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, तो फिर आसानी से प्रशासकीय कार्य चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिल्कुल आसानी से चलेगा। दूसरा कारण, इट प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के फॉर्म में पावर शेयर करेंगे तो ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं ताकि कोई अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। इसके अलावा इस तरह के पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रमोशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे एक तरह से जो डेमोक्रेसी का उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग राइट देना, ये इससे इंश्योर होता है। इट एनहांसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। जब कई लेवल की सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा होती है, जो लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए होता है। इससे इकोनॉमिक इफिशियंसी भी आती है, आर्थिक रूप से देश समृद्ध होता है, आर्थिक रूप से राज्य समृद्ध होता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स, जिसके बारे में हमने पहले ही कहा कि जब फेडरल सिस्टम में पावर शेयर करते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी विवाद कम से कम होता है, इसलिए आसानी से इसे गवर्न किया जा सकता है, समस्याएं कम से कम होती हैं। What we learned from the case studies in previous chapter, dear students, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग चैप्टर हमने पढ़ा है, उस पिछले चैप्टर में 2 केस स्टडी पढ़े थे। एक केस स्टडी था बेल्जियम। बेल्जियम से हमने क्या देखा? बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि यहां पर एक बड़ा बदलाव होता है, द की चेंज मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। यानी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होता है, और वो बदलाव क्या है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस करता है, और इस पावर को किसको दी जाती है? तो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है। यानी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना और रीजनल गवर्नमेंट को पावर देना, ये बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में इसे देखा जाता है। रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले भी एग्जिस्ट करता था, यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में आया। बेल्जियम में पहले से भी रीजनल गवर्नमेंट था, लेकिन अंतर क्या था? ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे, उनके रोल्स और जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती पावर दे सकती थी और जब चाहे पावर को विड्रॉ कर सकती थी। सो ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, इस पावर को जब चाहे वो विड्रॉ कर सकते थे, मतलब वापस ले सकते थे, लेते थे। तो यहां 2 लेवल की सरकारें थीं,
पहले, लेकिन ये सरकारें इंडिपेंडेंट नहीं थी। यानी जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट थी, रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट हुआ करते थे, ये डिपेंडेंट थे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पर। फिर क्या होता है, पहले की जो स्थिति है इसमें हम क्या देखते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये अलग अलग राज्यों में अपने गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट बनती है, और इन सब के पावर का जो सोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। यानी सेंट्रल ही पावर दे रही है, जितने राज्य हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर दे रही है। ये लोग अपने इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके पास अपना संसाधन नहीं है, अपना रेवेन्यू नहीं है, ये खुद के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर क्या हुआ, जब वहाँ डिस्प्यूट होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग जब विवाद करते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो डिस्प्यूट होता है तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है, और एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है 1993 में, जब बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, बदलाव यानी संशोधन किया जाता है। संशोधन के बाद नए फॉर्म की गवर्नमेंट आती है, जिसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। अब नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और मिल करके मित्रवत काम करते हैं ताकि देश की तरक्की हो सके। एक साथ मिल करके अब काम करते हैं। पहले था डिपेंडेंसी की बात थी, लेकिन अब डिपेंडेंसी यहां पर खत्म हो जाती है, आजाद होकर के काम करते हैं। द चेंज दैट टूक प्लेस इन 1993 was that regional government were given constitutional powers that were no longer dependent। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया, अब वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती है। यहां पे आप देख रहे हैं बेल्जियम का ये मैप है। तो बेल्जियम में अब जो गवर्नमेंट फॉर्म आती है, इस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से या रीजनल गवर्नमेंट से पावर को विड्रॉ नहीं कर सकती है। कंक्लूजन क्या है, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी 1993 के कॉन्स्टिट्यूशन से बेल्जियम में सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है, बेल्जियम पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था, यूनिटरी गवर्नमेंट से कन्वर्ट होकर के अब वो फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फेडरल गवर्नमेंट बन जाता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम पहला चैप्टर से ही ले रहे हैं। जो सेकंड केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ा था, वो केस स्टडी था श्रीलंका। हमने देखा था, यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रीलंका की तस्वीर है, जो एक आइलैंड से घिरा हुआ है, आइलैंड कंट्री है, भारत से कुछ ही दूरी पर है, आइलैंड नेशन है। भारत का बहुत पहले से रिलेशन रहा है। यहाँ पर सिंघालीज और तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ये रहते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सिंघाली लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे और इन लोगों ने मेजोरिटेरियन मेजर्स को थोपा था। आइए देखते हैं, ये रहा श्रीलंका का मैप और इसके अंदर फ्लैग आपको श्रीलंका का दिया हुआ है, आप इजीली पहचान सकते हैं। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम। देखिए, जिस तरह के डिस्प्यूट हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम में, ऐसी ही समस्या श्रीलंका में भी देखने को आई। बेल्जियम ने क्या किया, अपने में बदलाव किया, संविधान में बदलाव किया, वहां के रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, सबको एक साथ लेकर चला, विवाद खत्म हो गया। लेकिन इन श्रीलंका वाले लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। श्रीलंका के लोगों ने पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स को नहीं समझा। इन लोगों ने जो स्टेप लिया वो क्या था, ये यूनिटी, पहली चीज ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में ही रहे। नेशनल गवर्नमेंट के पास सारे पावर यहां रहते हैं। यहां पर तमिल जो लीडर्स थे, इन्होंने डिमांड किया था कि आप फेडरल सिस्टम बनाओ। तमिल लोगों का डिमांड था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि यहां पर तमिल और सिंघालीज, सिंगला भाषा बोलने वाले लोगों को सिंघालीज कहा गया है, तो सिंघालीज लोगों के बीच और तमिल लोगों के बीच विवाद था। सिंघालीज वहां मेजॉरिटी में थे और तमिल माइनॉरिटी में थे।
तो इनके बीच डिस्प्यूट था। तमिल लोगों ने डिमांड किया कि श्रीलंका को फेडरल सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फेडरल सिस्टम को न अडॉप्ट करके यूनिटरी सिस्टम पे ही काम किया, यूनिटरी सिस्टम के रूप में ही आगे बढ़े। सो सिंघालीज गवर्नमेंट टुक मेजोरिटेरियन मेजर्स, डिमांड को इग्नोर कर दिया। श्रीलंका में जो स्टेप लिए गए उस स्टेप को हम लोग मेजोरिटेरियन मेजर्स कहते हैं। मेजोरिटेरियन मेजर्स का मतलब होता है कि जो लोग मेजोरिटी में होंगे सरकार उन्हीं के फेवर में सारे फैसले लेगी। जैसे कि सिंगला भाषा को वहां ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, यूनिवर्सिटी सेटअप में या जॉब देने की बात थी तो सारे के सारे बेनिफिट सिंघालीस लोगों को ही दिया गया था। इस तरह से यहां पर तमिल लोगों को डिसरिगार्ड किया गया। परिणाम क्या होता है? मेजोरिटेरियन मेजर्स की वजह से यहां पर सिविल वॉर होता है और सिविल वॉर की वजह से काफी ज्यादा नुकसान लाइफ्स की भी और प्रॉपर्टी की भी होती है। बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और जो श्रीलंका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वो काफी पीछे जाता है। इन दो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बेहतर ढंग से चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो हमने अब तक के एग्जाम्पल में क्या देखा कि एक देश में बेल्जियम में यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल सिस्टम आया, जबकि सेकंड जो श्रीलंका था यहां पर गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट ही रही। फेडरलिज्म हम किसे कहेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। किस प्रकार की सरकार को हम फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच power is divided between central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का, रूल करने का एक सिस्टम है, सरकार का एक सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है। सारा पावर अपने हाथ में लेके नहीं रहती, वो पावर शेयर करती है। पावर डिवाइड हो जाता है किसके बीच? तो सेंट्रल अथॉरिटी में। इसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन सबके बीच पावर शेयर होता है, चाहे वो अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट हो या इवन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हर व्यक्ति को पावर शेयर किया जाता है। यहां तक कि जनता तक को भी कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, यानी उन्हें भी पावर शेयर किए जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं फेडरल सिस्टम भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक सरकार होती है जो पूरे देश के लिए होती है, होल नेशन, पूरे देश को ये गवर्न करती है। इसके अलावा हर राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें, आप देख रहे हैं जितने स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। तो यहाँ दो प्रकार की सरकार हमने अपने देश में देखा। तो हमारा देश एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किए हुए है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो फेडरेशन होता है इसमें 2 लेवल की सरकारें होती हैं, जनरली 2 लेवल की, इससे अधिक भी हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा हो और अच्छा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये देखा जाता है अधिकांश देशों में कि 2 ही लेवल की गवर्नमेंट पाई जाती है। भारत में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। एक लोकल गवर्नमेंट भी है जिसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो नेशनल इंटरेस्ट वाले कार्यों की दी जाती है, यानी जो कार्य पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, वे सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, यानी ये पूरे देश के लिए एक समान होना जरूरी है और मजबूत होना जरूरी है। इसलिए ये कार्य जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। जो सेकंड लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी राज्यों की हम बात करते हैं, राज्यों में जो सरकार होती है इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये प्रोविंस के लेवल पर या स्टेट के लेवल पर होती हैं। अब हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में 28 आपको गवर्नमेंट होंगे। इस तरीके से जितने राज्य होंगे उतनी सरकारें यहां होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। राज्य के अंदर दिन प्रतिदिन जो नीड होते हैं कॉमन पीपल के लोगों के,
उनकी देखभाल ये सरकारें करती हैं। साथ ही साथ वो ख्याल रखती हैं कि आम पब्लिक को किसी प्रकार की सुविधाओं की कमी ना हो, विशेष समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल पर ही होता है। तो इस तरीके से 2 लेवल की गवर्नमेंट हमने देखा। तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी भारत में एग्जिस्ट करती है और वो है आपका लोकल गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जनरली हम देखते हैं, हमने यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की बात की, लेकिन आप ये सोचो कि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। अगर किसी देश में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो वो कौन सा गवर्नमेंट होगा। तो हम लोगों ने देखा था श्रीलंका के कंडीशन में भी और बेल्जियम के कंडीशन में कि बेल्जियम शिफ्ट किया यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, यानी जहां पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी वहां पर होगी यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है और इसी के द्वारा पावर सारे राज्यों को दिए जाते हैं और ये पावर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इस पावर को विड्रॉ कर सकती है, वो डिसाइड करती है। तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, या तो केवल एक लेवल की सरकार होगी या फिर हो सकता है कि दूसरे लेवल की सरकार भी हो, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, स्टेट लेवल की सरकारें जो होती हैं वो सब यूनिट्स होती हैं, यानी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रतिनिधि के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकारें 2 नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी सरकार बना दे, किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे और कहे कि हम जो कह रहे हैं वैसे आप रूल करो, तो सरकार तो एक ही मानी जाएगी ना। तो सरकारें अलग अलग लेवल में होती हैं, हो भी सकती हैं, बट ये सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती हैं, इसलिए इसको यूनिटरी गवर्नमेंट ही माना जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट ही ये है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये आदेश पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कह सकता है राज्य के मुख्यमंत्री को कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। कब? यदि यूनिटरी गवर्नमेंट होगा तो, क्योंकि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन अगर फेडरल है तो फिर ऐसा संभव नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो परिस्थितियां पाई जाती हैं वो डिफरेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होता कि वो ऑर्डर करे स्टेट गवर्नमेंट को। इन लोगों को मिलकर काम करना होता है, ये फोर्स नहीं कर सकते अपनी इच्छा को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री अपनी इच्छा नहीं थोप सकता है स्टेट गवर्नमेंट पर कि आप हम जो कह रहे हैं वही करो। दोनों ही सरकारें इंडिपेंडेंट होती हैं। दे बोथ द गवर्नमेंट डू समथिंग बाय देयर ओन विल, अपनी इच्छा से ही ये लोग काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, इस पावर के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी जनता के प्रति आंसरेबल होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जनता के प्रति ही आंसरेबल होती है। यानी फेडरल गवर्नमेंट में दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे के प्रति आंसरेबल नहीं है, बल्कि दोनों ही पीपल के प्रति आंसरेबल होते हैं। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अभी मैंने आपको समझाया, तो ये अलग अलग सेपरेटली आंसरेबल होते हैं जनता के प्रति। अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं। आपके बुक में कुल 7 की फीचर्स दिए गए हैं फेडरलिज्म के। देयर आर टोटल 7 की फीचर्स और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम उन 7 की फीचर्स को यहां पर समझते हैं। पहला की फीचर क्या है? देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जिस देश में फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पर 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होती है। जैसे भारत में हम देखते हैं सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हर राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पंचायत लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी यहां पर एक लेवल बन चुका सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इस तरीके से 3 लेवल की सरकार यहां हुई, 2 भी होगा उसको भी हम
फेडरल गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो हमने क्या समझा, फेडरल गवर्नमेंट में कम से कम 2 लेवल की सरकारें होती हैं। एक जो सरकार होती है वो पूरे देश के लिए होती है, दूसरी जो स्टेट लेवल की सरकार होती है वो पूरे स्टेट के लिए होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट हमारे देश में है ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। हाईएस्ट जो टॉप लेवल है लोकल गवर्नमेंट का वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये लोग काम करते हैं। सेकंड की फीचर्स की बात करें, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग सेम नागरिकों पर रूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बांट लें कि चलो बिहार पे तुम रूल करो, हम यूपी पे रूल करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग भी होंगे दोनों पर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करेगी। पीपल सेम होंगे, गवर्नमेंट 2 होंगी। दोनों ही सरकारों के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, किस फील्ड में ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करेंसी संबंधित काम करना, बैंकिंग संबंधित काम करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में है। दूसरे देशों के साथ हमारे देश का रिलेशन कैसा होगा, फॉरेन अफेयर्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में है। लेकिन वही एग्रीकल्चर कैसे होगा, खेती बाड़ी का विकास कैसे होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं। इनके इन्हीं सब्जेक्ट्स को, इनके लिमिट्स को, इनके कार्यों के बंटवारे को ही ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। जिसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा उसी ज्यूरिसडिक्शन में वो काम करेगा। तो इनके ज्यूरिसडिक्शन बटे हुए होते हैं। किस मामले में? तो लेजिस्लेचर, जो काम इन्हें दिया गया है, मतलब जो सब्जेक्ट्स इन्हें दिया गया है उसी पर ये कानून बना सकते हैं। जैसे देश की सिक्योरिटी संबंधित मुद्दा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही टैक्सेशन है, टैक्स लगाने का अधिकार, ये भी बांट दिया गया है, कौन कहां से टैक्स लेगा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कहां रूल करेगा, ये भी अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से ये कार्य करते हैं। कोई भी सरकार एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा फंक्शन हम देखते हैं, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से काम करेगी और लोकल गवर्नमेंट कौन से काम करेगी। ये सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है और इसके बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसका कौन सा कार्य है। फोर्थ फंक्शन, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। देखिए, एक खतरा है, आपने सरकारों का काम बांट दिया, अलग अलग सरकारें आ गई, लेकिन क्या होगा यदि कोई आए और कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे। अगर एक ही सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे तब तो ये सारे बंटवारे का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये रूल बना दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है कोई एक सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अगर फंडामेंटल प्रोविजन में कोई बदलाव करना होगा तो उस कंडीशन में दोनों ही लेवल के गवर्नमेंट की सहमति, कंसेंट जरूरी है। ऐसे चेंजेस के लिए दोनों ही गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। कौन कौन सी गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले रूल नहीं चेंज कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट अकेले रूल चेंज नहीं कर सकती। दोनों मिलकर के कोई भी बिल पास होगा, कोई भी लॉ बनता है इस तरह का, तो दोनों की ही सम्मति उसमें अनिवार्य होती है, अदरवाइज रूल बदलना असंभव है। पांचवा फीचर देखते हैं, अगर किसी कंडीशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद होता है, दो राज्यों की सरकारों के बीच विवाद होता है, इस कंडीशन में इस विवाद को सॉल्व करने का अधिकार कोर्ट को है, यानी जुडिशियरी को है। क्योंकि इंडियन जुडिशियरी को पावर दिया गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, उसका अर्थ निकालना, स्पष्ट करना कि कौन से अधिकार किसको दिए गए हैं, यह काम इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को दिया गया है, कोर्ट को दिया गया है। और जनरली यह जो कार्य होती है ये हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये दो टॉप ऑर्डर के कोर्ट्स हैं। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं जो सरकारों के बीच में होते हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये डील करते हैं। मेनली तो सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। तो इस तरह से डिस्प्यूट ये सॉल्व होता है और सरकारें अपनी मनमानी यहां नहीं कर सकती हैं, यहां कोर्ट को अधिक पावर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, छठा जो आपको फीचर्स है फेडरलिज्म का, ये क्या कहता है? सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब सोचिए सब काम का बंटवारा हो गया, लेकिन अगर इनकम का सोर्स अगर नहीं बांटा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और उस कंडीशन में तब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि सुनो हम जो कह रहे हैं वैसे करो, अगर नहीं करोगे पैसा ही नहीं देंगे। तो बताओ बिना पैसा का, बिना रेवेन्यू का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। इसीलिए यह भी निर्धारित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो जानते थे कि इस तरह की समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि चलो सोर्स ऑफ इनकम भी बांट देते हैं, यानी राज्य की सरकारों का पैसा कहां से आएगा, केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू यानी पैसा कहां से आएगा, यह भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, क्लियरली इसको लिख दिया गया है ताकि इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके, ये आजाद रह करके अपना काम कर सके, एक सरकार को दूसरे सरकार पर डिपेंड करना नहीं पड़े। क्योंकि जब पैसे के लिए डिपेंडेंसी आएगी तो फिर तो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह ही सरकार काम करने लगेगी। फेडरल सिस्टम का जो लक्ष्य है वही भटक जाएगा। अब बात करते हैं 7वें फीचर्स की। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 7वें फीचर्स में हम समझते हैं। पहला है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमारा प्रोविजन कहता है फेडरलिज्म का कि हर हाल में देश के यूनिटी को न केवल प्रोटेक्ट करना है बल्कि इसे प्रमोट भी करना है। यूनिटी बनी रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से देश में बंटवारे की स्थिति नहीं आए। और दूसरा क्या है, हमें एकोमोडेट, वी हैव टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, यहाँ तरह तरह की डाइवर्सिटी है, उन सबको एक साथ ले करके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई एक इसमें से अलग होने की कोशिश करे। तो डुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव यूनिटी को प्रमोट करना है और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि सबको साथ लेकर चलना है, एकोमोडेट करना है रीजनल डाइवर्सिटी को। तो ये थे कुल 7 की फीचर्स फेडरलिज्म के। नाउ 2 aspects are crucial for institutionals and practice of federalism। देखिए 2 बातें बहुत जरूरी होती हैं देश में सत्ता को चलाने के लिए। ये 2 चीजें क्या क्या हैं? तो गवर्नमेंट चाहे जिस लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, दे शुड एग्री सम रूल्स। कुछ नियम कानून के मामले में उन्हें एग्री होना चाहिए। अगर अपनी डफली अपना राग बजाएंगे तो देश नहीं चलने वाला है। तो अगर देश को सही ढंग से चलाना है तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिस पे एग्री करना जरूरी होता है, तभी फेडरल सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर सकता है। और क्या, तो दे शुड ट्रस्ट, नियम को फॉलो करना है। इसके अलावा इन सरकारों को एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इनको नियम कानून के साथ चलना चाहिए। दे शुड अबाइड बाई, जो भी जिम्मेवारियां इनकी दी गई हैं, जो भी एग्रीमेंट है या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके अनुसार इन्हें काम करना चाहिए। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलता है। सरकारों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और इसके अलावा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी भरोसा भी होगा और साथ ही साथ
एक साथ रहने का एग्रीमेंट भी होगा। विवाद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बैठ करके सुलह कर लेंगे, लेकिन देश में डिवीजन की सिचुएशन नहीं आए, सबके हक मिले, सभी संतुष्ट होकर के रहें, मिलकर रहें, तो देश बहुत तरक्की करता है। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म का द नेक्स्ट थिंग, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने समझा कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, राज्य में स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो किसको कितना पावर दिया जाएगा, ये पावर का बैलेंस क्या होगा, क्या सभी राज्यों को एक बराबर पावर दिया जाएगा या ये अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए, इसके संदर्भ में जो पावर शेयरिंग का बैलेंस है ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कंटेस्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? हिस्टोरिकल कंटेस्ट पर ये डिपेंड करता है। प्रायः दो तरह के रूट्स देखने को मिलते हैं, दो तरह से फेडरेशन का निर्माण होता है। आपका एक जो पहला रूट है ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आकर के आपस में मिलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब आकर के मिलते हैं तो इसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी फेडरेशन का निर्माण ऐसे हुआ है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आकर के मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। ये तीन कंट्रीज आप एग्जाम्पल में याद रखेंगे। कैसे बने हैं? नाम से ही स्पष्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, आकर के मिल करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण इन्होंने किया, तो इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी of the federation, all the constituent states usually have equal power. इस कंडीशन में क्या होगा? सबके पास, सारे राज्यों के पास आपको इक्वल पावर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल पावर। तो जहां पर भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा, सारे राज्यों के पास प्रायः बराबर का पावर शेयर होता है। लेकिन वही जो दूसरा कंडीशन है, जो सेकंड रूट है, इस रूट में क्या होता है? एक बड़ा देश होता है, जैसे भारत ही है, एक बड़ा देश पहले नेशन बिल्डिंग करता है, आजाद होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, और उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनका निर्माण करता है, उन्हें पावर शेयर करता है। तो इस तरीके के फेडरेशन को हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसे हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा देश इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। तो हमने समझा कि फेडरेशन दो तरह का होता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस सेकंड कैटेगरी में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। यानी अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में। और ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर शेयर करने के पीछे राज्यों के बीच इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की होती है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य को मजबूत बनाना है, दूसरे को कमजोर बनाना है, बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य होता है, तो ये एक बराबर लाने का प्रयास इसमें किया जाता है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। बिल्कुल, मैंने कहा आपको कई बार ऐसा होता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स को अनइक्वल पावर शेयर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो स्टेट कमजोर होगा उसको स्पेशल हेल्प करेंगे, तो वो भी दूसरे जो बेहतर स्थिति में जो राज्य हैं उनके बराबरी में वो आ जाएगा, और इस तरह से सभी लोगों को डेवलपमेंट का लाभ मिल सकेगा। तो अगला टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम इतना ही स्टॉप करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगला क्लास फिर में हम लोग इस कंटेंट को, फेडरलिज्म को कैसे इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, ये हम लोग समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।